नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्यूटी के उस बिजनेस की जो आम लोगों की जिंदगी छीन रहा है, हेयर ट्रांसप्लांट। जी हां, आमतौर पर भारतीय इसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ही समझते हैं, लेकिन यही गलत सोच उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा सकती है। यह कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गंभीर सर्जरी है, एक मेडिकल इंटरवेंशन है जिसके लिए खास क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, हाइजीन और बेहद सावधानियों की जरूरत होती है। लेकिन भारत में गली गली में हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक खुल चुके हैं, जहां बैठे हैं बिना डिग्री वाले फर्जी सर्जन। इसीलिए आज हम इसकी गहराई में जाएंगे, सवाल उठाएंगे और सच सामने लाएंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, समझिए ये मामला कितना गंभीर है और कैसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके बाद मैं चर्चा करूंगा खास मेहमानों के साथ। बालों के प्रति जितना प्यार और दीवानगी इन दिनों देखी जा रही है, शायद ही कभी देखी गई हो। इसके पीछे सिर्फ अच्छा दिखने की चाहत ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी है। और इसी प्यार का बेजा फायदा उठाने के लिए देश की गली गली में खुल चुके हैं जानलेवा क्लिनिक। 2016 में चेन्नई के नुगंबक्कम में एक 22 साल के मेडिकल छात्र पी संतोष कुमार की हेयर ट्रांसप्लांट के 2 दिन बाद मौत हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि सर्जरी करने वाले डॉक्टर क्वालिफाइड ही नहीं थे और सैलून में बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं तक नहीं थी। 2022 में दिल्ली के रोहिणी में एक 35 साल के व्यक्ति की मौत हो गई, जब बिना चिकित्सा प्रशिक्षण वाले टेक्नीशियन ने हेयर ट्रांसप्लांट किया। केरल में हाल ही में एक मरीज को नेक्रोटाइजिंग फॉसियाटिस हो गया, यानी एक जानलेवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्लिनिक ने फर्जी दावा किया था कि उनके पास डर्मेटोलॉजिस्ट है। इसी तरह कानपुर में 2 इंजीनियर विनीत दुबे और मयंक कटियार की मौत हो गई। उनका हेयर ट्रांसप्लांट करने वाली महिला दरअसल एक डेंटल प्रैक्टिशनर निकली। यानी भारत में हेयर ट्रांसप्लांट एक खतरनाक धंधा बन चुका है। ये सर्जरी दिखने में आसान लगती है, लेकिन इसमें जान का जोखिम तक हो सकता है। मूल रूप से इसमें सिर के किसी हिस्से के बालों के रोम यानी फॉलिकल्स निकालकर गंजे हिस्सों में लगाए जाते हैं। ये 6 से 8 घंटे की सर्जरी है, जिसमें स्टेराइल ऑपरेशन थिएटर, प्रशिक्षित डॉक्टर और आपातकालीन सुविधाएं जरूरी हैं। लेकिन भारत के कई शहरों में ये सर्जरी सैलून या बिना लाइसेंस वाले क्लिनिकों में हो रही है। अब जरा इससे जुड़े नियम भी समझ लीजिए। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2022 में साफ साफ कहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट केवल डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन, जिन्हें इसकी औपचारिक ट्रेनिंग मिली हो, कर सकते हैं। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार डेंटल प्रैक्टिशनरों में सिर्फ ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही, वो भी तय दिशा निर्देशों के तहत ये सर्जरी कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन क्लिनिकल मेडिकल काउंसिल रेगुलेशंस 2002 के तहत हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रक्रिया है, जिसके लिए वैध मेडिकल लाइसेंस और नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल से मान्यता प्राप्त सुविधाएं जरूरी हैं। उल्लंघन करने वालों को एनएमसी एक्ट 2019 के तहत 1 साल की जेल, 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके बावजूद धड़ल्ले से कुकुरमुत्तों की तरह ऐसे क्लिनिक्स खुले हुए हैं। आश्चर्य यह है कि इन अवैध क्लिनिक्स का धंधा करने वाले मालिक अपने कर्मचारियों को लाखों रुपयों का टारगेट देते हैं और दबाव में ये लोग आम मध्यम वर्गीय मरीजों को 60,000 से 80,000 रुपए की EMI स्कीम में फंसाते हैं। और इसके लिए जाल बुना जाता है झूठे विज्ञापनों का, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का और कई मामलों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का भी। कुल मिलाकर नियम तो हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा। अब जब तक सरकार इन अवैध क्लिनिक्स पर नकेल कसती है, तब तक आप खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। डॉक्टर की डिग्री चेक करें, क्लिनिक की मान्यता देखें और चमक दमक वाले विज्ञापनों के झांसे में ना आएं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार जी का, जो कि डायरेक्टर हैं डर्मा क्लिनिक्स के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमरेंद्र आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर कविश चौहान, जाने माने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। डॉक्टर कविश, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर जगदीश साखिया, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साखिया आपका हमारे शो पे। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। बुनियादी बातें जो इस अनियंत्रित सा ये जो पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल तैयार हो गया है, और जैसा मैंने कहा कि बिना क्वालिफिकेशन के गली गली मोहल्लों में अब ये सर्जन्स घूम रहे हैं अपने क्लिनिक्स के साथ।
प्रॉब्लम कहाँ है सर? बुनियादी दिक्कत कहाँ आप देख रहे हैं? ये कुकुरमुत्तों की तरह ये क्लिनिक्स क्यों खुल गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो क्लिनिक हैं जो कि एथिकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इनका मेन जो टारगेट होती है बिजनेस जनरेट करना। वो केयर नहीं करते हैं कि उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, जो पेशेंट की सेफ्टी के लिए जो चीज़ें हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी एक बहुत ही सुरक्षित सर्जरी है, तो उनके दिमाग में लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत इस सर्जरी में आती नहीं है, तो आप जैसे मर्जी वैसे आप उसमें सर्जरी कर लो। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि देयर आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशन जो कि ख़तरनाक भी हो सकती है। और ये ज़्यादातर जो क्लिनिकें हैं वो उनका जो बिजनेस मॉडल होता है वो वैसा ही होता है। कोई क्वालिफाइड डॉक्टर ये रखते नहीं हैं, टेक्नीशियन की टीम से ये सर्जरी कराते हैं, जिनको किसी भी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं होता कि एनेस्थीसिया जो यूज़ होता है उसके इफ़ेक्ट एंड साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, जो सर्जरी आप जिस तरीके से करते हो उसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, ये इनको कोई आइडिया नहीं होता। और इनका जो मेन मोटो होता है कि बस पैसे कम करो ताकि पेशेंट को आप ल्योर कर सको और वो आपकी क्लिनिक में आए और वो सर्जरी करे। तो ऐसे बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही सुरक्षित सर्जरी है, इसलिए इन्हें लगता है कि सर्जरी में तो कोई कॉम्प्लिकेशन या रिस्क फैक्टर है नहीं और जितनी मर्जी जैसे मर्जी। दूसरी चीज़ कि अभी तक एक प्रॉपर जो गाइडलाइन होती है कि हर सर्जरी के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, हालांकि एनएमसी ने क्लियर गाइडलाइन बनाई है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी शुड ओनली बी डन बाय अ डर्माटोलॉजिस्ट और अ प्लास्टिक सर्जन। उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में भी अभी तक हम लोग विफल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल यही लोग हैं जो कि क्वालिफाइड है इस सर्जरी को करने के लिए। तो अभी तक और कई बार ऐसा होता है कि ये लोग एक्चुअली कहीं कोई रजिस्ट्रेशन करवाते ही नहीं है, ये बस ऐसे ही क्लिनिक चलाए जाते हैं, किसी को पता भी नहीं होता कि कई जगह की इस जगह पे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक एक्चुअली चल रही है। बस उनकी एक मार्केटिंग होती है, उसके थ्रू पेशेंट लाए जाते हैं और उनकी सर्जरी कर दी जाती है। एक नॉर्मल जो पेशेंट है वो तो यही देखता है कि ओ ये तो एक डॉक्टर है एंड वो लिख रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन, बट एक्चुअली इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी की कोई डिग्री नहीं है। जो बालों की समस्या है, बालों की बीमारियां हैं, वो डर्माटोलॉजी में ही पढ़ाई जाती है। तो कोई ऐसी डिग्री नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, वो कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, वहां जाकर आप सर्जरी करवा सकते हो। एब्सोल्युटली। तो क्या फिर ये सिर्फ एक मेडिकल एथिक्स का मसला है डॉक्टर चौहान, या फिर ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सीरियस सिचुएशन है? आपकी नज़र में क्या इसका एनालिसिस निकल रहा है? सर मेरे हिसाब से दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें मेडिकल एथिक्स वाला भी पार्ट है। पेशेंट के पार्ट पे ये वाला चीज़ सबसे पहले तो देखना कि जिस क्लिनिक से हम सर्जरी के लिए वो जा रहे हैं, सो वहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो डॉक्टर उनका सर्जरी करने वाला है वो एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन हो, उस वाले क्लिनिक पे एक फुल फ्लेजेड ऑपरेशन थिएटर हो। ये वाला चीज़ समझनी होगी कि ये एक नॉर्मल सैलून प्रोसीजर नहीं है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको एक प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर में करा जाना चाहिए। उस ऑपरेशन थिएटर में प्रॉपर स्टरलाइजेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और इमरजेंसी सिचुएशन से भी डील करने के लिए पोजीशन होनी चाहिए। सो एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट्स को भी ये चीज़ समझनी होगी। दूसरा, इसमें एक लॉ एंड ऑर्डर का फेल्यूर डेफिनेटली है। जब नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ये क्लियर गाइडलाइंस दे दी, जब दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक ये फैसला आ चुका है कि सिर्फ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन ही कर सकते हैं, सो इसके बावजूद बहुत रैम्पेंटली हम ये देखते हैं कि डेंटिस्ट और दूसरी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स भी और कई जगहों पे टेक्नीशियंस ओपनली सोशल मीडिया पे पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दे रहे होते हैं और वो पेशेंट्स को ल्योर कर रहे होते हैं। पेशेंट्स ये वाली बात नहीं समझ पाते कि ये जो है वो डॉक्टर्स के क्वालिफिकेशन सही है या नहीं। इसी चीज़ के लिए अब हम लोग जो FUE एशिया, जो इसकी हेयर की एशिया की सबसे बड़ी संस्था है हेयर ट्रांसप्लांट की, उसके थ्रू हम लोग एक गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। एंड वी ऑल्सो रिकमेंड एवरीवन दैट यू शुड नो योर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आप कहीं भी सर्जरी कराने जाते हैं, ये सवाल आप
आप पूछिए कि आपका सर्जन कौन है, उसके क्वालिफिकेशंस क्या हैं और क्या सारी स्टेप्स वो सर्जन खुद करेगा। ये भी अब बहुत कॉमनली हो रहा है कई जगहों पे कि सर्जरी तो कोई सर्जन बुक करता है, बट कोई टेक्नीशियंस की टीम बुलाई जाती है और उस टेक्नीशियंस की टीम आके उस पूरी सर्जरी को परफॉर्म करती है। इस चीज़ को हम लोग घोस्ट सर्जरी बोलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, तो जिसमें कंप्लीटली नॉन क्वालिफाइड लोग जो मेडिकल पर्सनल है ही नहीं, वो लोग सर्जरी कर रहे हैं और इंडिया में ये बहुत व्यापक पैमाने पे हो रहा है। एब्सोल्युटली। अब जैसे डॉक्टर चौहान ने अभी बताया, डॉक्टर साखिया मैं आपके पास आ रहा हूँ कि एक तो ये घोस्ट सर्जन्स हो गए जिनके बारे में अक्सर किसी को पता नहीं होता, और एक वो सर्जन्स होते हैं जिनके पास कुछ डिग्री वगैरह होती है लेकिन वो एक्चुअली क्वालिफाइड नहीं होते। मसलन जो कानपुर वाले केस में हमने देखा कि एक डेंटल प्रैक्टिशनर्स है और दूसरे भी होते हैं कई लोग जो खुद को ट्राइकोलॉजिस्ट बताते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट बताकर प्रैक्टिस करते हैं, और आम लोग इनके झांसे में आ जाते हैं इनकी चमक दमक देख के, इनके क्लिनिक्स का थोड़ा सा रुआब वगैरह देख के। कैसे एक सामान्य इंसान को क्या बात ध्यान में रखनी है सर कि वो इनकी गहराई तक जा पाए, और उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिनसे वो पता कर सकता है कि वो सही हाथों में है या नहीं? सबसे पहले दीपक, बहुत ये आपने टॉपिक ये जो रेज किया है ये बहुत, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, 140 करोड़ पॉपुलेशन और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजी ओनली 17,000, और इसमें भी हेयर ट्रांसप्लांट कर ले ओनली हार्डली 500 डॉक्टर ही ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो ये गैप बहुत बड़ा है, काफी लोगों को सर्जरी करवानी है और सर्जरी करने वाले डॉक्टर कम है। इसलिए ये गैप का जो लाभ उठाकर काफी जो नॉन जो बोलते हैं कि जो कैपेबल नहीं है वो सर्जरी सेंटर स्टार्ट किया है। मेन 2 चीजें हमने देखा है हेयर ट्रांसप्लांट में। एक तो सबसे पहले तो ये डॉक्टर कविश ने बताया कि इसका लर्निंग को बहुत ईजी है। 2-3 सर्जरी में असिस्ट किया तो वो खुद को डॉक्टर समझने लगे कि मैं डॉक्टर हो गया। और इंडिया में क्या है, कोई लॉ काफी है पर तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट आ गया है पर इसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो कोई भी क्लिनिक खोलने के लिए जो जरूरी लाइसेंस है वो है ही नहीं। मैं गुजरात में सूरत में प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ 140 डर्मेटोलॉजिस्ट है और नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट 400 लोग हैं कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। काफी अधिकारी को हमने कंप्लेन किया कि भाई 140 डॉक्टर से हमारा 30% काम को ये डॉक्टर जो है क्वालिफाइड नहीं, उसका कॉम्प्लिकेशन ठीक करने में हमारा जाता है कि उसने हेयर ट्रांसप्लांट किया तो पीछे से बाल लिया, वहां तो परमानेंट गया और यहाँ ग्रो नहीं हुआ। पेशेंट को तो दोनों नुकसान हुआ, यहाँ से परमानेंट निकल गया और यहाँ ग्रो नहीं हुआ। दूसरा नुकसान के बीच की जो डायरेक्शन है एफएचआर होती है तो साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होती है वो बहुत ह्यूज होती है। पेशेंट को डिप्रेशन में चला जाता, क्योंकि वो जो एडवर्टाइज में काफी ऐसा होता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। और ये तीसरा जो होता है कि ये ऑनगोइंग प्रोसीजर है, ट्रांसप्लांट करने से पेशेंट का बाल आ जाता है, परंतु जो ऑनगोइंग जो डिजीज की वजह से जो दूसरा जा रहा है वो तो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ठीक करना पड़ेगा, वो तो डर्मेटोलॉजिस्ट में हाथ में ही है। इसीलिए पेशेंट को ऐसा लगेगा कि एक बार ट्रांसप्लांट किया तो जिंदगी भर मेरा बाल रहेगा, बाकी का बाल जाएगा नहीं, तो फिर उसको ऐसा सोशल स्टिग्मा रहेगा। क्योंकि बाल तो 3000 बाल डालते हैं और यहाँ होता है 40,000 बाल, तो हमें 40,000 बाल तो कभी डाल नहीं सकते, तो बाकी का बाल 3-4 हजार और चला जाएगा, पेशेंट वहां का वहां आ जाए। तो प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होता है, कंसेंट नहीं होता है, उसका स्टेप नहीं बताया जाता और सीधा हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया, कहानी खत्म। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको इंडिया में क्या होता है कि इवन पढ़े लोग जो होता है, हमने काफी पेशेंट ऐसा देखा है कि वो काफी एजुकेटेड है, वो भी सस्ते के चक्कर। एब्सोल्युटली सर, ये 2 बातें बहुत बुनियादी आपने बताई कि देखिए क्यों आप इसको एक आम सैलून में जाकर, ये कोई कॉस्मेटिक वो नहीं है, आपका रंग रोगन नहीं है, ये बहुत ही गंभीर सर्जिकल इंटरवेंशन है जिसके लिए पूरा मेडिकल प्रोसीजर लगता है और इसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है। इसके अलावा जो प्री ऑपरेटिव मेडिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए उसके बारे में तो लोगों को ना पता है ना बताया जाता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, ब्रेक के उस पार हम ज़रा इस पर चर्चा करेंगे, ख़ास तौर से कि जब आप किसी क्लिनिक में जाएं, कोई आप चमकदार विज्ञापन देखते हैं, कोई बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी उनमें देखते हैं, बहुत सारे ऑफ़र्स आप देखते हैं, बहुत कम पैसे में EMI जैसे ऑफ़र्स में देखते हैं, उनके पीछे की हकीकत वो कौन सी हकीकत है जो आपको जाननी ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा।
तो नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी ने सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट्स और प्लास्टिक सर्जन्स को ही हेयर ट्रांसप्लांट करने की अनुमति दी है। उसके बावजूद कई अयोग्य प्रैक्टिशनर्स और सैलून्स में सर्जरी हो रही है, गली गली में सर्जरी हो रही है, हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। और अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 17,000 क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही हैं, उनमें से भी जो स्पेशलाइज्ड हैं वो 500 ही हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितने कम हमारे पास ये विशेषज्ञ हैं, लेकिन प्रचार ऐसा किया जाता है कि हर किसी के पास कोई ना कोई विशेषज्ञ है और इसका खामियाजा भुगतते हैं आम लोग। डॉक्टर अमरेंद्र, आपके पास आ रहा हूँ सर। मेडिकल बात चली है तो कितना ज़रूरी है मरीज़ों को ये समझना कि प्री ऑपरेटिव मेडिकल इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई इसकी अनदेखी कर रहा है तो क्या इसके जोखिम हैं, कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं लोग? बहुत ही ज़रूरी है प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन करना, क्योंकि बेसिकली देखिए ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में आप एक जगह पर आप उसके लिए स्पेस बनाते हैं उन बालों के लिए, और दूसरी जगह से आप बालों को निकाल कर लगाते हैं, ये तो होता ही है। साथ में आप दवाइयों को यूज़ करते हैं उस एरिया को नम करने के लिए, सुन्न करने के लिए। नाउ आप एक तरीके से स्किन में आप एक पोर्टल बना रहे हैं जिसके थ्रू इन्फेक्शन भी हो सकता है, दूसरी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होने के चांसेस हैं। तो किसी पेशेंट का सर्जरी के पहले हेल्दी होना ये कंफर्म होना चाहिए। कई बार पेशेंट को डायबिटीज़ सपोज दैट रहती है, और अगर वो डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड नहीं हो तो इन्फेक्शन का जो चांस होता है वो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। किसी पेशेंट में सपोज दैट अगर ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, तो जब आप इतने सारे अगर आप स्पेसेस बना रहे हो या बालों को निकाल रहे हो, तो जो उसके थ्रू ब्लीडिंग होगी वो पेशेंट को हाइपोवॉलेमिक शॉक में हो सकता है, उस पेशेंट को दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जो उसकी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो चेक करते हैं, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, एनेस्थीसिया जब आप एडमिनिस्टर करते हो तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर के थ्रू होता है या इलेक्ट्रोलाइट के कारण उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ट्रांसप्लांटेशन में इतने सारे स्टेप्स हैं जो एक बंदा हेल्दी है या नहीं है पूरी तरीके से, उन सब चीज़ों से आउटकम उसकी अफेक्ट हो सकती है। एंड अ पेशेंट इफ़ यू आर नॉट, अगर आप उसको अच्छे से नहीं देख रहे हैं तो किसी पेशेंट में बड़ी प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है। तो प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन इज अ मस्ट गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी। एब्सोल्युटली सर, और ये सवाल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि लोग अचानक से लगता है लोगों को कि उनके बाल झड़ रहे हैं, उनके बाल नहीं हैं, और वो एक सामान्य से दिन किसी दिन छुट्टी निकाल कर किसी भी एडवर्टीजमेंट को देख के किसी भी गली मोहल्ले में घुस जाते हैं, या थोड़ा सा बड़ा देख के कि भाई यहाँ हो सकता है थोड़ा सा अच्छा सा होगा, यहाँ पे अच्छे डॉक्टर साहब होंगे, तो वो बिल्कुल चले जाते हैं। जबकि ये बिल्कुल जैसा हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि सर्जिकल इंटरवेंशन है, तो जैसे आम सर्जरी से पहले आपको अपना मेडिकल इवैल्यूएशन करना है, इसके लिए भी उतना ही ज़रूरी है प्री सर्जरी इवैल्यूएशन। ये इसकी अहमियत है, भूलिएगा नहीं। डॉक्टर चौहान, अब आपके पास आ रहे हैं। दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, इन शहरों में जो मौतें हुई हैं या जो कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, हमने देखा कि स्टेरिलिटी और इमरजेंसी सपोर्ट की कमी की वजह से हुई हैं। एक आम व्यक्ति जब कभी भी आज के बाद किसी क्लिनिक में जाए तो वो कैसे सुनिश्चित करे कि उसका चुना हुआ जो क्लिनिक है वहाँ स्टेराइल ऑपरेशन थिएटर है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या गाइडलाइन देंगे सर? बिल्कुल, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी एक तो बात मैं पहले ये इस बात को क्लियर कर देना चाहूँगा, हेयर ट्रांसप्लांट ओवरऑल एक बहुत ही सेफ सर्जरी है, और आज से 5-7 साल पहले तक इसमें कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन या डेथ कभी भी रिपोर्टेड नहीं था। हेयर ट्रांसप्लांट आखिरी 40-50 सालों से हो रहा है। आखिरी 5 सालों में ऐसा क्या चीज़ बदली कि ये वाला प्रॉब्लम ज़्यादा आने लग गई, और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये बहुत सारे नॉन क्वालिफाइड लोग इस सर्जरी को करने लगे। अब पेशेंट के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ देखना है कि वो जिस क्लिनिक पे जा रहे हैं तो सिर्फ किसी एडवर्टाइजमेंट या ऑफ़र को आप ना देखें। आप प्राइमरीली सबसे पहले ये देखें कि एक तो ये चीज़ आप सुनिश्चित करें कि किसी मार्केटिंग की टीम से मिलने के बजाय आप डायरेक्टली उस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से मिलें जो आपकी सर्जरी करने वाला है। ये बहुत कॉमनली होता है। कई क्लिनिक्स ऐसे हैं जहाँ पे आप सर्जन से टीम से मिलेंगे ही नहीं, आपको मार्केटिंग टीम मिलेगी, वही आपको लुभावने ऑफ़र देगी और आप बिना डॉक्टर से मिले सर्जरी अपनी बुक कर लेंगे। जब आप सर्जरी की टेबल पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है।
तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि खुद हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो आपकी सर्जरी करने वाला है उससे खुद से मिलें। दूसरा, आप ये चीज़ इंश्योर करें कि जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन खुद जो सर्जरी करने वाला है उसके क्वालिफिकेशन क्या हैं, वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए। दूसरा, आप ये चीज़ इंश्योर करें कि ट्रांसप्लांट की क्या क्या स्टेप्स हैं जो वो सर्जन खुद करेगा। ऐसी कोई सी भी स्टेप हेयर ट्रांसप्लांट की जिसमें स्किन पियर्स होती है, स्किन पेनिट्रेट होती है, जैसे एनेस्थीसिया देना, बालों के लिए स्पेसेस या स्लिट्स बनाना और बालों को एक्सट्रैक्ट करना, ये सारी स्टेप्स हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को खुद को करनी होती है। ये वाली स्टेप्स कोई भी नॉन क्वालिफाइड जो है टेक्नीशियन नहीं कर सकता है। राइट सर। तीसरा, आप ये चीज़ सुनिश्चित करें कि ये जो आपका जो पूरा प्रोसेस है ये उस सर्जन की और उस क्लिनिक की क्या रेपुटेशन है इस प्रोसीजर को करने के लिए, और उनके वहाँ पे एक प्रॉपर इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर है, और जो टीम सपोर्टिंग स्टाफ भी है, जो टीम सर्जरी में टेक्नीशियंस असिस्ट भी करते हैं, वो सारे भी एटलीस्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट में ट्रेन होना चाहिए कि एक इमरजेंसी सिचुएशन जब आएगी तब उसके लिए क्या होगा, एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्या है। हमारे क्लिनिक्स में क्या होता है, जब पेशेंट आते हैं इमरजेंसी किसी भी सर्जरी में हो सकती है, बट अगर आप एक प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे तो आपको पता होता है कि अगर ये इमरजेंसी होगी तो उसमें आप क्या स्टेप्स लेंगे उस चीज को इंप्रूव करने के लिए। सर्जरी के दौरान, सर्जरी के खत्म होने पे और सर्जरी के बाद भी इन बातों का ध्यान रखना होता है। एब्सोल्युटली। तो यानी कि एक इमरजेंसी केयर होना चाहिए, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होना चाहिए, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और जो स्टाफ उनके साथ है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। ये बुनियादी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखें, और रेपुटेशन भी होनी चाहिए, बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें जिस भी क्लिनिक में आप जाएं। अब मैं डॉक्टर साखिया आपके पास आ रहा हूं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग इस तरह के झांसों में फंसते हैं, और वो है तरह तरह के दावे, जिसमें कहा जाता है कि साहब महीने भर के अंदर बाल आ जाएंगे आपके, 3 महीने के अंदर बाल आ जाएंगे, 100% बाल आ जाएंगे। ये इस तरह के जो दावे होते हैं, क्या सर ये मेडिकली क्या ये पॉसिबल है कि जिस तरह के 100% वाले जो दावे होते हैं, क्या ये मेडिकली पॉसिबल है सर? ये एकदम बकवास। हम हमारी मेडिकल फील्ड में कोई भी इवन श्योर शॉट होता है तो भी हम कभी 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें काफी फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हमारी स्किन इन्वॉल्व होती है, पेशेंट का होस्ट फैक्टर होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। इसकी जेनेटिक हिस्ट्री क्या होती है, इसका हार्मोनल स्टेटस क्या है, इसका लाइफस्टाइल क्या होता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, ये सब कुछ मायने करता है। कोई ब्लड थिनर ले रहा है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, बट काफी जो डिजीज एसोसिएट है, ऑटोइम्यून डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, ये सब हमें इवेल्यूएट करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज 100% नहीं कह सकते। हाँ, बाई लाल जैसे डॉक्टर कविश ने बोला कि ये सेफ सर्जरी है, 100 में से 95 को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, 4 को क्या होता है कि कम बाल उगे हैं, थोड़ा फॉलिंग हो जाए, ऐसा प्रॉब्लम है। लाइफ सेविंग जो प्रॉब्लम होता है वो मुझे लग रहा है कि लास्ट कोविड के बाद में 5-6 साल में हम ज्यादा देख रहे हैं। इसके पहले कभी सर्जरी तो पहले भी 40 साल से हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था, परंतु पहले सब सीमित जगह पे था, सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन की वहां होता था। तो हमारे पास क्या होता है, इसका पोस्ट केयर का कोई भी इमरजेंसी होती है वो हमारे पास आईसीयू बैकअप रहता है, उसमें इमरजेंसी जो किट रहती है वो रेडी रहती है। और ये जो नॉन क्वालिफाई को तो वो किट अगर इसके पास है तो कैसे यूज करना वो भी इसको पता नहीं है, कैसे डोज भी देना है, वो सब क्या बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र दिया है पर यूज करना आता नहीं। तो ऐसा तो ये सर, तो आपकी बातों को अगर मैं सम अप करूं तो मैं, आप तीनों जो जिस बात पर जोर भी दे रहे हैं और देना भी चाहिए, और हम भी ये दर्शकों को क्लियर कर दें कि हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ा हुआ कोई भी भ्रम या भय हम नहीं फैला रहे हैं, हम सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। और रिपीट कर रहा हूं, हेयर ट्रांसप्लांट सेफ ट्रांसप्लांट है, एक सेफ मेडिकल इंटरवेंशन है। बस आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये कि आप सेफ हैंड्स में हो, क्वालिफाइड हैंड्स में हो, आप जो एनएमसी की गाइडलाइंस हैं उसके तहत जो सर्जरीज होनी है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं, क्वालिफाइड हैं, उन्हीं के हाथों में आप हो। इसलिए यही हमारी आपसे विनती है कि बुनियादी चीज़ें ज़रूर ध्यान रख लें। आजकल ये भी बहुत चल रहा है कि फर्जी सर्टिफिकेट्स और अनरिकॉग्नाइज्ड फॉरेन कोर्सेज को भी लोग बहुत फ्लॉन्ट करते हैं। तो सब चीज़ को आपको गहराई में उतरकर देखना है, क्योंकि ये आपके सेहत का बात है, सिर्फ एक कॉस्मेटिक इंटरवेंशन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों का वक्त निकाला आपने।
डॉक्टर जगदीश साखिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। डॉक्टर कविश चौहान, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।